नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज तो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने शपथ ले रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार बन जाएगी, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन असली मसला चल रहा है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल का, जहां माना जा रहा है कि बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 75 साल से कोशिश कर रही थी, जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हिंदुत्व की राजनीति, भगवा राजनीति, दक्षिणपंथी राजनीति, जो भी शब्द का आप इस्तेमाल करना चाहें, उसके लिए कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन पहले कांग्रेस, फिर वामपंथी, फिर ममता बनर्जी उनके एंट्री को रोके हुए थे। लेकिन इस बार उन्होंने ममता बनर्जी का किला ढहा दिया। कम लोगों को उम्मीद थी। लेकिन अब क्या होगा? शुभेंदु अधिकारी, जो एक जमाने में उनके लेफ्टिनेंट रहे थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। क्या ममता बनर्जी की पार्टी में भगदड़ मची हुई है? कुछ लोग बयान दे रहे हैं, कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग घबराए हुए हैं। और क्या बड़ा बदलाव होगा शुभेंदु अधिकारी के आने से? ममता बनर्जी क्या करेंगी? क्या वो राष्ट्रीय राजनीति में जाने की तैयारी कर रही है अभिषेक बनर्जी को सौंपने के लिए? इस सब पर चर्चा करेंगे मेरे बेहद खूबसूरत प्यारी मित्र देवजानी चौबे से। देवजानी जी बंगाल को बहुत करीब से, बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से समझती है और बहुत ईमानदारी से समझती है। देवजानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नई बंगाल की सुबह हो गई है। ये नई सुबह कैसी लग रही है वहां पर लोगों को? देखिए, बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि इस राजनीतिक परिवर्तन की झलक समाज में भी दिखती है। क्योंकि बंगाल जिस तरह के राजनीति से, अगर हम इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, तो उन्होंने जिस तरह के राजनीतिक पार्टियों को देखा है, जिस तरह के विचारधारा को देखा है, ये बिल्कुल नई एक विचारधारा है। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तो सबसे पहला सवाल उठा कि अब ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। क्योंकि वाम मोर्चे की सरकार जाने के बाद, क्योंकि वाम मोर्चे की सरकार जब थी तभी से, मतलब 4 अखबार जो हैं, मेन स्ट्रीम के 4 अखबार, मैं नाम नहीं मेंशन कर रही हूं, उन अखबारों में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की चर्चा होती थी। क्योंकि ब्रांड बुद्धा, ये बुद्धादेव भट्टाचार्य के नाम के साथ ब्रांड बुद्धा, ये ब्रांड शब्द अखबार ने ही इस्तेमाल किया था पहली बार। तो ब्रांड बुद्धा को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो है ममता बनर्जी। उनके नामों के साथ भी ऐसे कई सारे विशेषण इस्तेमाल किए गए न्यूज़पेपर में। उन 4 न्यूज़पेपर में कम से कम 20 साल, पिछले 20 सालों में लगातार ममता और ममता की ही चर्चा हुई है। 4 तारीख के बाद से बिल्कुल नाम ही नहीं है ममता बनर्जी का इन 4 अखबारों में। उन्होंने बिल्कुल उनको, जिसे कहते हैं, हटा दिया। उनके नाम का लेकिन जिक्र अखबार नहीं ने है। हटा दिया। क्या ममता बनर्जी को बंगाल से वॉश आउट किया जा सकता है आपको लगता है? देखिए, ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, जबकि कहा जाता है कि ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर हैं, जबकि हमने उन्हें देखा भी है बतौर स्ट्रीट फाइटर काम करते हुए, और लेफ्ट के खिलाफ लगातार मुद्दों को लेकर वो सामने आई और सड़क पे वो रहकर उन्होंने लड़ाई की। लेकिन सिर्फ ममता बनर्जी ने लड़ाई की ऐसा तो है नहीं। हम सिर्फ नेता का नाम जानते हैं, लेकिन उस नेता को जो नेता बनाते हैं उनको अक्सर भूल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता थे जो ममता बनर्जी के साथ उस वक्त खड़े थे। कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी की एंट्री जब से राजनीति में हुई, ममता बनर्जी उन साथियों को भूल गई जो दुख के दिनों में ममता बनर्जी के साथ खड़े थे। उनमें से एक नाम है शोभन देव, जिनको अभी इस बार बतौर विरोधी नेता असेंबली में भेजा जा रहा है। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान है तृणमूल कांग्रेस की राजनीति में। एक लौते नेता है जिनके खिलाफ कोई भी करप्शन चार्जेस नहीं है। अच्छा। ममता बनर्जी के लिए लौते नेता, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि उनके नेताओं के खिलाफ भर भर के करप्शन चार्जेस हैं। सिर्फ ईडी और सीबीआई के केसेस हैं ऐसे नहीं। कल रात को, बाय द वे, कल रात को ममता बनर्जी के सरकार में मंत्री रहे सुजीत बासु की गिरफ्तारी हुई है। और हाँ, कल रात को उनकी गिरफ्तारी हुई है। आज उनकी कोर्ट में पेशी है। तो सुजीत बासु जैसे ऐसे कई सारे न सिर्फ एमएलए बल्कि एमपी भी हैं जिनके खिलाफ इस तरह के चार्जेस हैं। तो वो डरे हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जो है और भी ज्यादा कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो राजनीतिक केसेस हैं, जो बीजेपी ने किए हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई उस वक्त क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब वो भी केसेस रीओपन होंगे। तो ये भी तृणमूल को डर है और इसी वजह से तृणमूल के नेता, अगर आप देखें, एक के बाद एक
कभी अभिषेक के खिलाफ, कभी पार्टी के खिलाफ, कभी ममता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बयान जो आ रहे हैं वो अभिषेक के खिलाफ आ रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से पार्टी को चलाया था वो ऑटोक्रेसी था, डिक्टेटरशिप था, हमारी बात नहीं सुनी गई। लेकिन अब सवाल ये है कि आपने पहले क्यों नहीं बोला, आप क्यों बोल रहे हैं? तो बहुत सारे नेता जो हैं एकदम एक पैर बढ़ाए हुए हैं बीजेपी की ओर, लेकिन बीजेपी अब इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी का कहना है कि अभी हम किसी को नहीं लेंगे, तो ये भी मुश्किलें बढ़ रही हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए। और हम आपको बता दें कि ये जो कल्चर है ना, कभी यहाँ कभी वहां, इसकी आमदनी बंगाल के राजनीति में ममता बनर्जी के समय पे ही हुआ, और समय में इससे शुरू हुई। पहले भी। हाँ, और ममता बनर्जी के पार्टी के कई सारे नेता, इसके पहले उनके लिए तो बतौर हेलीकॉप्टर चॉपर आया था दिल्ली से, वो गए थे दिल्ली के नेताओं से मिलने, राजीव बनर्जी जैसे, जिनको कहा जाता था ममता बनर्जी के ब्लू आइड बॉय हैं, ये सब Yes. गए थे वहां पे मिलने के लिए, और ये बीजेपी में चले भी गए थे। तो ये कुछ नया नहीं है, मतलब बंगाल के लोगों के लिए बहुत ज्यादा कुछ मतलब ऐसा चौंकने वाली बात कमाल नहीं है, चौंकने वाली बात नहीं है। बिकॉज दिस इज नॉर्मल। अब ये तो पिछले होता चुनाव ही के बाद भी और उस दौरान भी काफी लोग गए आए, जिसमें शुभेंदु भी है, यस, मुकुल राय जैसे लोग, बड़े लोग भी उसमें रहे, सुप्रियो भी रहे, और अर्जुन सिंह जैसे लोग भी रहे, यस। बहुत सारे लोग रहे। तो क्या अब पार्टी आपको लगता है टूटने वाली है? देखिए, अभी जिस तरह के हालात हैं उससे तो यही लग रहा है कि पार्टी टूटने वाली है, क्योंकि एक तो देखिए, विचारधारा की पार्टी तो ये है नहीं। जैसे आप जैसी राजनीतिक पार्टी या तृणमूल जैसी राजनीतिक पार्टियों के साथ यही होता है, क्योंकि हमने यही देखा है। आपको मुझसे बेटर पता है कि इस तरह के राजनीतिक पार्टियों के साथ होता क्या है। क्योंकि देखिए, तृणमूल के साथ मुश्किलें ये आ रही है कि एक से बढ़कर एक नेता सामने आकर बयान दे रहे हैं पार्टी के खिलाफ। ये वो नेता हैं जो पार्टी जब सत्ता में थी, पार्टी से इन्होंने न सिर्फ पैसे कमाए, बल्कि जिस तरह जो जो सुविधाएं ये ले सकते थे ये सब ने लिए। रीजू दत्ता एक बड़े नाम है, अक्सर जो मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल्स फॉलो करते हैं वहां पे वो उनको जानते हैं, रीजू दत्ता को, ये इतनी क्योंकि उन्होंने घबराहट क्यों है? रिजू दत्ता को देख रहा हूँ मैं, कल्याण बनर्जी साहब को भी देख रहा हूँ, सौगत राय को भी देखा, ये इतनी घबराहट क्यों? क्योंकि मैंने देखा है सत्ताएं बदलती रहती, ऐसा तो है नहीं कि कोई पहली बार देश में सत्ता बदल रही है, लंबी सत्ताएं बदलती है, लेकिन सत्ता बदलते ही अपने ही लोगों के खिलाफ ऐसी बयानबाजी और ऐसी घबराहट क्यों है? क्या डर है? दो डर है। एक तो हमने पैसे कमाए हैं, तो इंक्वायरी होगी तो हमारा नाम आएगा। उन नेताओं को डर नहीं है, बाय द वे और भी नेता हैं यहाँ पे, पूर्णेंदु बोस हैं, दोला सेन एमपी हैं, इनको डर नहीं है क्योंकि इनके खिलाफ इस तरह के चार्जेस नहीं है। तो जिन्होंने पैसे कमाए हैं उनको तो डर है, क्योंकि ये वही नाम आप ले रहे हैं जिनमें से ज्यादातर, ये शोभतो राय का भी तो नारदा में नाम आया था, वो भी तो पैसे ले रहे थे। शुभेंदु अधिकारी जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं वो भी नारदा में पैसे ले रहे थे, वो विजुअल्स भी हमने देखे थे। रीजू दत्ता के खिलाफ भी इस तरह के चार्जेस हैं, साथ ही डर भी है। देखिए, बंगाल की राजनीति के साथ वायलेंस, ये डराना धमकाना, ये जुड़ा हुआ है। ये आज की बात नहीं है, बहुत सालों से है। लेफ्ट की जब सरकार गई, एक रात में 1500 पार्टी ऑफिसेस को तोड़ा गया, तृणमूल कांग्रेस ने तोड़ा। ममता बनर्जी 4 तारीख हारने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, वहां पे 5 तारीख को कहती नजर आई कि जब हम सत्ता में आए थे हमने कोई पार्टी ऑफिसेस नहीं तोड़े, हमने किसी को कुछ नहीं किया, जबकि ये बात गलत है। भर भर के उन्होंने लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केसेस दिए हैं। तो क्या वही अब भी टूट राजनीति रहे तो हैं? अब बीजेपी भी कर रही है। अभी टूट रहे हैं पार्टी कार्यालय, पार्टी के दफ्तर? हाँ, बहुत। देखिए, ये भी नॉर्मलाइज हो गया यहाँ पे, इसको लेकर अलग से चर्चाएं नहीं हो रही, क्योंकि नहीं हो ये रही। नॉर्मलाइज हो गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वही किया, उन्होंने जाके तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में अपना झंडा लगा दिया और कह दिया कल से ये हमारा, आज से ये हमारा कार्यालय है। तो ये नॉर्मल है यहाँ पे। जैसे मेरे घर के पास हमने देखा कि कैसे कार्यकर्ता आकर, जो तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनका जो भी बैनर था, पोस्टर था, उसको तोड़ फोड़ दिया, उसको हटा दिया, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जबकि शुभेंदु अधिकारी और श्रमिक भट्टाचार्य जैसे नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं कि इस तरह के काम नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर जमीनी हकीकत आप देखें तो ये हो रहा है, और यही मैं कह रही हूँ कि इसकी चर्चाएं नहीं होंगी, क्योंकि ये नॉर्मल है। यही तृणमूल ने भी किया था, वही बीजेपी भी कर रही है। लेकिन एक चीज समझाइए देवजानी मुझे, कि जैसे चुनाव खत्म हुआ, ममता जी ने तो कहा कि वो हारी नहीं, अनैतिक हार है, अनैतिक जीत है, सब कुछ, लेकिन उसी दौरान महुआ मोइत्रा जैसे लोग
सौगत राय जैसे लोग, कल्याण बनर्जी जैसे लोग और भी पार्टी के कई लोगों ने हार को स्वीकार कर लिया और कहा कि भाई मैंडेट का स्वागत करते हैं। तो ये भी टूट का इशारा था या कोई नाराजगी थी? और ये कहना कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, क्या मैं इसे फर्स्ट स्टेप मानूं? क्योंकि आपकी हिम्मत सीधे सीधे से ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने की नहीं है। देखिए, अभिषेक बैनर्जी बनाया किसने? बनाया तो बुआ ममता बनर्जी ना। वही कह रहा हूँ ना। अभिषेक बैनर्जी ने तो कभी ग्राउंड पे राजनीति की नहीं थी। अब अभिषेक बैनर्जी की जब एंट्री हुई मेन स्ट्रीम में, तो सबसे ज्यादा नाराज कौन हुए? पुराने नेता हुए, जिनमें सौगत राय शामिल है, कल्याण बनर्जी शामिल है। इस तरह के नेता नाराज हुए। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि अभिषेक हमें वो इज्जत नहीं देते जिसके हम काबिल हैं। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ इस तरह के भी आरोप हैं कि वो बैठक में लोगों से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, या जिस तरह से नेताओं से बात करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के आरोप भी हैं। मैं आपको बता दूं, अभी जो मीटिंग हुई ममता बनर्जी के घर पे उनके कार्यकर्ताओं के साथ नहीं, उन लोगों के साथ जिन्होंने जीत हासिल की है इस बार के चुनाव में, 10 एमएलए मिसिंग थे, 10 एमएलए पहुंचे ही नहीं। तो ये आप मान के चलिए कि 10 एमएलए अब तैयार हैं बीजेपी के साथ जाने के लिए। शुक्रवार को एक और बैठक उन्होंने बुलाई है। तो मंगलवार के बैठक के बाद जो पार्टी के नेता थे उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने खुद कहा कि आप सबको शुक्रगुजार रहना चाहिए अभिषेक का, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है पार्टी के लिए इस बार के चुनाव में। आप सब खड़े होकर उनका शुक्रिया अदा कीजिए। तो जो बड़े सीनियर नेता हैं उनको भी खड़े होना पड़ा। ये जो कल्चर अभिषेक बैनर्जी के आने के वजह से हुआ है, इस वजह से नेता नाराज है। तो जहां एक तरफ कल्याण बनर्जी है, महुआ मैत्रा है, सौगत राय है, इनको लगता है कि इन्हें पार्लियामेंट में जब बोलना था तो इन्हें हर बार अनुमति लेनी पड़ती है अभिषेक बैनर्जी से, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी के अनुमति के बिना ये बात नहीं कर सकते। कभी कभार किसी मुद्दे पर अगर किसी ने बात कर ली, अभिषेक उससे नाराज भी होते थे कि आपने मुझसे बात क्यों नहीं की। तो ये जो एक कल्चर पार्टी में बना है, देखिए इन्हें ममता बनर्जी से आपत्ति नहीं, ये ममता बनर्जी को अपना लीडर मानते हैं, लेकिन आपत्ति अभिषेक बैनर्जी से है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि शायद ये पहला पड़ाव है, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी को सबसे ज्यादा बयानबाजी अभिषेक के खिलाफ हो रही है। जो युवा नेता है वो तो खुलकर बोल रहे हैं, काउंसिलर, एमएलए, और आईपैक को लेकर भी गुस्सा है कि आईपैक हमें चलाने की कोशिश करता था, आईपैक बताता था क्या बोलना है। और जब हम पार्टी लीडरशिप से इस बारे में बात करते थे तो वो कहते थे कि आईपैक की बात सुनिए, आईपैक की वजह से हम हार गए। ये तो कल्याण बनर्जी, लेकिन आईपैक की वजह से जीते भी थे तो पिछले चुनाव। तो हारने के बाद तो लोगों को लगता है ना कि वो तो भूल जाते हैं कि क्या किया था हमने, गलत काम किया। अभी दिल्ली में जो सबसे बड़ा सवाल चल रहा है देवजानी, वो है कि क्या ममता बनर्जी को जेल जाना पड़ेगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या स्प्लिट होने वाली है, पार्टी टूटने वाली है? क्योंकि 10 एमएलए से तो पार्टी नहीं टूटेगी, 80 एमएलए हैं तो बड़ा मुश्किल काम है एमएलए को तोड़ना, लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टी को तोड़ना। लेकिन क्या ये दोनों सवाल, सबसे पहला सवाल है कि क्या ममता बनर्जी जेल जाएंगी, बीजेपी ये हिम्मत करेगी? देखिए, ये शायद नहीं करेगी बीजेपी, ये शायद नहीं करे, क्योंकि ये अगर बीजेपी करती है ना, इससे बीजेपी की छवि खराब होती है। क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ डायरेक्ट करप्शन चार्जेस नहीं है। जो भी चार्जेस हैं अभिषेक के खिलाफ हैं। अभिषेक के पहले, इसके पहले ईडी सीबीआई दोनों ने अभिषेक को फिर से शायद बुलाएं, ये भी हो सकता है। और इसके चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि सुजीत बासु की गिरफ्तारी के बाद अब जो भी नेता हैं वो सब डरे हुए हैं कि हमें बुलाएंगे। तो ये बीजेपी के साथ जो ये वॉशिंग मशीन का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। आप जो कह रहे हैं ना 10 एमएलए से पार्टी नहीं टूटेगी, यहाँ ज्यादा है, बीजेपी लेने के लिए तैयार नहीं है, ज्यादा है पार्टी लेने के लिए। अच्छा, ये भी एक खबर आ रही है कि 40 एमएलए रेडी है जाने के लिए, लेकिन बीजेपी फिलहाल किसी को एंट्री नहीं दे रही है। तो उनके पास तो पहले ही आजकल ज्यादा है, बहुत ज्यादा, उनका तो उन्हें तो जरूरत नहीं है, बिल्कुल। और ग्राउंड लेवल के जो नेता हैं वो इस बात से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इनकी सीधी फाइट तृणमूल कांग्रेस के साथ हुई थी। अब उन्हीं से अगर दोस्ती करनी पड़े तो ममता बनर्जी की मुश्किलें ये भी बढ़ रही है कि जिस लेफ्ट को और कांग्रेस का सफाया करके उन्होंने बीजेपी को बंगाल में लाया, अब उनके वो तो चाहती थी ना कि लेफ्ट और कांग्रेस खत्म हो जाए। बीजेपी की एंट्री तो ममता बनर्जी के हाथ पकड़ के हुई है जी। उन्होंने जब इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ आकर राजनीतिक लड़ाई लड़िए, दोनों ने मना कर दिया।
अभी कल कांग्रेस ने भी मना अभी जो बयान दिया उसके बाद कोई हाँ, तैयार नहीं है हाँ, उनके साथ लड़ने के लिए। नहीं, लेकिन पहले तो राहुल गांधी ने तो कहा था कि हम ममता जी के साथ चलेंगे, नहीं चलेंगे। नहीं, वो दिल्ली में, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं लड़ेंगे, यहाँ के लिए मना कर दिया कांग्रेस ने, और लेफ्ट ने परसों मना किया था, कांग्रेस ने कल मना किया। जी। अच्छा, दो चीजें और समझाइए देवजानी, आप बहुत अच्छे से समझते बंगाल को। दो बड़े विषय थे जो ममता के लिए जीत के कारण बन सकते थे। हार के कारण बने कि नहीं बने मुझे नहीं पता, लेकिन जीत के कारण बन सकते थे। वो था एक वुमन वोटर, महिला वोटर, जिसको हम लोग बार बार कहते रहे एम, और दूसरा भद्रलोक। इन दोनों में क्या और क्यों बदलाव हुआ? देखिए, महिला वोटर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि हमारे साथ जब हम दोनों की जब लास्ट चर्चा हुई थी चुनाव के, आई थिंक सेकंड फेज के बाद, तो हमने बात की थी कि अगर बीजेपी को जीतना है तो दो जगह पे टूट जरूरी है, एक मुसलमान वोट, दूसरी महिला वोट। मुसलमान वोट ममता के साथ गया है और साथ कांग्रेस और लेफ्ट के गया है, तो मुसलमान वोट मोटा मोटा इंटैक्ट रहा, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के प्रति झुकाव बढ़ा है, क्योंकि लेफ्ट की जो एक सिंगल सीट में जीत हुई है वहां पे कैंडिडेट भी मुसलमान था और वोट भी मुसलमानों के ही पड़े हैं। एग्जैक्टली। दूसरा, अगर हम महिला वोटरों की बात करें तो महिला वोटरों ने वोट दिया है बीजेपी को। ये जो स्कीम को डबल करने की बात बीजेपी ने इस बार कही, 2021 से ये स्कीम चालू हुए थे, लेकिन इसके पहले कभी स्कीम 2024 में भी इसकी बात बीजेपी ने की नहीं थी। 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी ने डबल करने की बात कही। अन्नपूर्णा स्कीम 3,000 रुपए मिलेंगे, ममता 1,500 से 3,000। तो ये सारे जो स्कीम आ रहे हैं 1 जून से इनको लागू किया जा रहा है बंगाल में, ये जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनके लिए ये इसने बहुत बेहतरीन काम किया। तो अभी भी वो ऐसे आप थोड़ा सा इसको और करेक्ट करें मुझे समझाने के लिए कि क्या महिलाओं ने योजना को डबल करने की वजह से ममता बनर्जी का साथ छोड़ा, या महिलाओं ने भी महिला के बजाय हिंदू वोटर के तौर पर जो उनकी फैमिली में हो रहा था, जो मेल्स, हिंदू मेल्स ने साथ दिया, उस वजह से वो महिलाएं बीजेपी के साथ है? आप ऐसा कुछ स्टडी आपको समझ आई? देखिए, जब बात कर रहे हैं ना इन महिलाओं से, जिन महिलाओं ने, जो गरीब तबके की महिलाएं हैं जिन्होंने वोट दिया, उनके जुबान पे स्कीम है, उनके जुबान पे हिंदू मुस्लिम नहीं है, उनके जुबान पे पैसा है। क्योंकि देखिए, रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ इस तरह की स्कीमों की बात हो रही है। ममता ने भी दिया, अब बीजेपी भी देगी। अभी महिलाएं बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें इन स्कीम का फायदा मिलेगा। ये जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो शहरों में जो घरों में काम करती हैं, हाउस हेल्प की जो काम करती हैं, उनको वहां से एक पैसा मिलता है और ये एक एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। यस, तो उन्हें इस चीज से फायदा होता है। हमारे भारत की राजनीति में ये बिल्कुल सही बात आपने कहा कि एक होता है कि हस्बैंड अगर कहे कि इसे वोट डाल दो तो वो देते हैं, लेकिन बंगाल की महिलाओं ने क्योंकि पहले ही ममता के जमाने में देख लिया था कि इस तरह के स्कीम का फायदा क्या होता है, तो उनके लिए ये फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसी महिलाएं तो होंगी, मुझे याद है पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते थे कि महिला वोटर को किस तरह से हस्बैंड इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप यहाँ पे वोट डाल दीजिए। लेकिन बंगाल के लिए कुछ हद तक आप जो कह रहे हैं ये पॉइंट है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण स्कीम का पैसा डबल होने के लिए है। ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा, जिसके लिए हम लोग बहस करते रहे, हम दिल्ली में बैठ के सोचते थे कि भद्रलोक तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो कल्चरल डिफरेंस या बांग्ला अस्मिता या सब, वो सब नहीं, वो उसकी एंट्री बंगाल में, ये जो पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है, इसकी एंट्री कुछ सालों पहले अनऑफिशियली हुई है, क्योंकि बंगाल के लोग ये मानना नहीं चाहते थे कि हम भी ऐसे बन रहे हैं। वक्त लगा, जी। हमें भी वक्त लगा, मैं ये भी कहूंगी, क्योंकि हम जिन लोगों को देखते हैं, देखिए सोशल मीडिया में लेफ्ट और लिबरल और कांग्रेस और बीजेपी, इन सब की एंट्री है सोशल मीडिया में। लेकिन जो ये लिबरल, एक मैं आपको बताती हूँ, 2024 से पहले एक गाना यहाँ के जो बुद्धिजीवी है उन्होंने रिलीज किया। मैं उसमें एक लाइन है, मैं आमी অন্য কোথাও যাব না, আমি এই দেশেতেই থাকবো, मतलब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। आप, और उसमें लाइन है कि आप पुराण को इतिहास कहते हैं और हमारे इतिहास को पुराना कहते हैं, ये सारे लाइन्स हैं।
उस वीडियो में कौन थे? उस वीडियो में वो लोग थे जिनको हम लिबरल लेफ्टिस्ट कहते हैं, या लेफ्टिस्ट नहीं फिर भी लिबरल कहते हैं। लिबरल कहते हैं। नाट्यकार, नाट्यकार थे, आर्ट फिल्म विद स्टार्स, लिटरेचर, गायक, ये सब ये लोग सब। थे। 2026 में ये कैंपेन हुआ ही नहीं, इस कैंपेन की ही बात नहीं हुई। 24 में देयर वाज अ कैंपेन कॉल्ड नो वोट टू बीजेपी, और ये लिबरल, लेफ्ट लिबरल भी ये तृणमूल के साथ गए थे, लेकिन 2026 में इनके तरफ से कोई कैंपेन ही नहीं हुआ। और ये जो बंगाली भद्र लोग, कलकत्ता के जो लोग, जो कभी ममता बनर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया क्योंकि लेफ्ट से नाराज थे, उनके अंदर ये पोलराइजेशन पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे पनप रहा था। आज की कोलकाता की अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की बात खुलेआम होती है। उनको ये लगा कि एक तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के साथ हुआ, जिसकी चर्चा, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। वहां पे जो परिवार रहते हैं उनके परिवार भी यहाँ पे रहते हैं, यहाँ रहते हैं। इसका एक असर, इसका भी एक इम्पैक्ट इस बार के चुनाव में हुआ है, क्योंकि खबरों में इस तरह की चीजें बार बार आ रही थी। दूसरा, जो ये लिबरल बंगाली जिसे कहते थे, वो हर कोई लिबरल नहीं है। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स अगर पूरे भारत में हो रही है तो वो उसका असर बंगाल में भी दिखा। और यही बात है कि कलकत्ता जैसे शहर में दक्षिण से लेकर उत्तर तक कई सारे सीटों में बीजेपी को जीत मिली है। कैंडिडेट की अगर बात करें तो कैंडिडेट इतना महत्वपूर्ण नहीं था यहाँ पे, नहीं था। बहुत ही आम सा नॉर्मल सा कैंडिडेट है, लेकिन पार्टी यहाँ पे बीजेपी है। तो वो जो एक था ना कि हम अलग हैं और हमको छू नहीं सकता, वो बहुत पहले छू चुका था। ये ऑफिशियल एंट्री हुई है, ऑफिशियल एंट्री। तो इसको मैं कहूं कि जो बीएल संतोष साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी, ने चुनाव से पहले कहा कि ये बंगाल का चुनाव नहीं है, ये सिविलाइजेशनल वॉर है। और सिविलाइजेशनल वॉर में जो हमारे लेफ्ट लिबरल मित्र लोग हैं सब कहते रहे कि बीजेपी की जो सिविलाइजेशनल वॉर है वो हिंदू कल्चर की बात है, और बांग्ला कल्चर, बांग्ला अस्मिता बड़ी है बंगाल के लिए। तो क्या मैं रूट तरीके से पूछूं आपसे, तो हिंदू कल्चर सो कॉल्ड, उसने बांग्ला अस्मिता को हरा दिया? हरा दिया ये मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर हरा दिया होता तो बीजेपी के एंट्री के बाद जिस तरह के जुलूस हम कोलकाता शहर में देख रहे हैं वो नहीं देखते। लगातार पिछले एक हफ्ते से, क्योंकि कोलकाता में कुछ कुछ एरियाज हैं जहां पे बीजेपी ने जीतने के बाद कहीं पे वो बुलडोजर लेके चले गए। छोटे कार्यकर्ता, मैं कह रही हूँ, बड़े कोई कार्यकर्ता, बड़े नाम और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया है। जबकि शुभेंदु अधिकारी का कल एक बयान भी आया है कि कोई भी धर्म के लोग हैं वो अपना धर्म मानते हैं, वो अगर उस तरह का कुछ करते हैं, कोई काम, पूजा, नमाज पढ़ना, वो कर सकते हैं, लेकिन रास्ता बंद करके कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं जो है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबको अपना इक्वल राइट है। लेकिन जो छोटे कार्यकर्ताओं की मैं बात कर रही हूँ, वो बुलडोजर लेके एक जगह पे पहुंच गए जहां पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ये हुआ है। बिरयानी के दुकान को कहा गया है, गरीब बिरयानी के दुकान को झंडा लेकर कोई पहुंच गए, दादा कि आप नाम बदल दीजिए। ये हुआ है। एक जगह पे कहीं पे पहुंच गए कि लड़कियां सिगरेट नहीं पी सकती, अगर आके पीती हैं तो हम आपकी दुकान तोड़ देंगे। ये भी हुआ है। लेकिन इसको होने के बाद अगर अस्मिता पूरी तरीके से हार जाती तो लोग सड़क पे नहीं उतरते। लोग सड़क पे उतर के इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, ऐसा नहीं है। लेफ्ट की तरफ से रैलियां हुई, एक सीपीआईएमएल ने किया, एक सीपीआईएम ने किया, लेकिन जो 25 बोईशाख, जिस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, जिस दिन स्वेरिंग इन हुई, ऑफिशियल तरीके से रविन्द्रनाथ का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, ये कहा गया। तो लोग सड़क पे उतरे और उन्हीं रास्तों से गुजरे जहां से बुलडोजर गुजरा था, और वहां पे हाथों में पोस्टर था कि भय शून्य, मतलब भय से हमें बाहर निकालो, इस तरह के पोस्टर्स, गाने गाते हुए। तो वही मैं कह रही हूँ, हारता नहीं है, लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई कब तक चलेगी, कब तक ये लोग अपनी बातें कहेंगे, ये तो वक्त बताएगा। आखिरी सवाल, आपको भी निकलना है। क्या आपको लगता है कि ममता जी अभिषेक के भरोसे बंगाल छोड़कर दिल्ली आने वाली हैं, आ सकती हैं? देखिए, ये मुश्किल नजर आ रहा है। अब अगर परिवार के सदस्य के प्रति बहुत ज्यादा प्यार दिखा के अगर वो इस तरह की गलती करती हैं तो वो अलग बात है, लेकिन ममता बनर्जी अगर बंगाल से चली गई तो
तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से तितर खत्म। बितर हो जाएगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के लिए राह मुश्किल हो रही है, ममता बनर्जी के लिए भी राह मुश्किल हो रही है। और ऐसे हालत में अगर पार्टी की कमान कोई संभाल सकता है वो ममता बनर्जी है। एक बात मुझे ये भी लगती है, बीजेपी कोशिश करेगी कि तृणमूल कांग्रेस कायम रहे, ताकि विचारधारा की लड़ाई बीजेपी को नहीं लड़नी पड़े। नहीं लड़नी विचारधारा की लड़ाई जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, वही एक दूसरे विचारधारा की पार्टी को लड़ना कहीं फाइट लड़ दे सकती है। तृणमूल अगर जिंदा रहती है तो बीजेपी के लिए फायदा है। हाँ, आना जाना लगा रहेगा, कन्फ्रंटेशन नहीं है ना। हाँ, आइडियोलॉजिकल आना जाना लगा रहेगा, तो बीजेपी के लिए ये बात अच्छी होगी। तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि तृणमूल जिंदा रहे बंगाल में, ताकि लेफ्ट के साथ, कांग्रेस के साथ लड़ना ना पड़े। लेफ्ट के लिए मुश्किल यहाँ पे आ रही है कि देखिए, अब ना लोग, अब जो राजनीति में जो लोग आते हैं वो राजनीति को करियर समझ के आते हैं। वो विचारधारा की समाज को बदलूंगा और विचारधारा के साथ करियर चाहिए, मतलब विचारधारा भी चल जाएगी लेकिन करियर तो चाहिए। नहीं, विचारधारा सेकंड है सर, अब तो हाँ, करियर पहले है। करियर तो पहले जो मान लीजिए लेफ्ट ने इतनी लड़ाई करके जो 2 काउंसिलर वो जीते थे, वो भी अब बीजेपी के जो एमएलए जीते हैं उनको जाकर बुके दे रहे हैं और पार्टी के ग्रुप से एग्जिट कर रहे हैं। क्यों? उनको पैसा चाहिए। अब पैसा लेफ्ट जैसी पार्टी के पास है नहीं। तो ये लड़ाई जो अब की है ना, अभी की जो लड़ाई है, वो लड़ाई पैसों की है। वो लड़ाई पैसों के साथ किताब बंद कर रहे हैं देवजानी। हाँ, लेफ्ट की किताब बंद कर रहे हो आप। नहीं, लेफ्ट की किताब नहीं मैं बंद कर रही। लेफ्ट एक आइडियोलॉजी है सर, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो तो अपनी लड़ाई लड़ेगा, जैसे राइट अपनी लड़ाई लड़े। लेकिन लेफ्ट के साथ मुश्किल ये आ रही है कि लेफ्ट को जिनके साथ लड़ना है, वो तृणमूल हो या बीजेपी हो, उनके पास बहुत पैसे हैं, ऐसा संसाधन है। उनके साथ जो नेता जाता है उसको पता है कि मेरा करियर सेट है। वहां लेफ्ट का जो बंदा, जिसको जिताने के लिए कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, ग्राउंड में लड़ रहे हैं, पैसे नहीं है उनके पास, वो जीत गया बंदा, अब वो जा रहा है बीजेपी के पास, क्योंकि उसे भी पता है कि वहां जाऊंगा मैं पैसे कमाऊंगा। तो लेफ्ट के लिए राह बहुत बड़े चैलेंजेस की है, क्योंकि लड़ाई यहाँ पे पैसे के साथ, मसल पावर और मनी पावर के साथ है। जो ये लड़ाई पहले लेफ्ट को नहीं लड़नी पड़ती थी, अब लेफ्ट के लिए भी चुनौती बहुत बड़ी है। चलिए, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा है। अभी तो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, एक नया पॉलिटिकल चेंज आया, अच्छा खराब जो भी हुआ है। बंगाल में क्या होगा थोड़े समय बाद भी हम लोग देखेंगे, नजर रखेंगे, और देवजानी की नजर से देखने में थोड़ा साफ दिखाई देता है, तो अच्छे से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।